नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दैया त्रिदिशाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हम करने जा रहे हैं CSIR केस एग्ज़ाम 2024 एसओ रेएसओ का जो एग्ज़ाम हुआ है डिस्क्रिप्टिव पेपर की सार लेखन अभ्यास श्रृंखला नंबर 4। ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर सेकंड स्टेज पे होता है। ठीक है, जो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज आप लोगों को चूज़ करनी होती है। ठीक है, और जिन लोगों को लगता है कि ये एग्ज़ाम उनका अच्छा गया है उन लोगों को इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। इवन ये एसएससी के एग्ज़ाम्स में भी और पीसीएस के जो एग्ज़ाम है उसके जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जहाँ पे लैंग्वेज की बात की जाती है उसके लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो इसको ज़रूर देखें, और जो लोग अभी देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी अपने कलीग्स हैं, आपकी फैमिली है, उन सबको शेयर करें। और 500 सब्सक्राइबर का मेरा जो टारगेट है उसको पूर्ण करने में मेरी मदद करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज की क्लास। सबसे पहले माँ सरस्वती जी का ध्यान करते हैं। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे सरस्वती माता जी, हम अपना अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो त्रिदिशाई क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई डाउट है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। या फिर किसी और क्लास के लिए आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, मुझसे कहना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। ये जो चैनल पर जो लोग नए आए हैं उनको मैं बता दूं, इसकी 3 श्रृंखलाएं हम पहले कर चुके हैं, 3 सीरीज़ हम कर चुके हैं। एक क्लास में मैं 2 आपको पैराग्राफ कराती हूँ, 2 गद्यांश करवाती हूँ। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करवाती हूँ। और जो तीसरा है वो आप लोगों को करने के लिए देती हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। उसका जो सही उत्तर होगा, ठीक है, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ से उसकी PDF डाउनलोड करके उसको मैच करा सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में मैं बता चुकी हूँ पहले भी। पार्ट 1 मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि 3 ही टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। एक आपका प्रेसी राइटिंग, सेकंड आपका दूसरा होता है एसे राइटिंग, और तीसरी आपकी आएगी एक प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग। 3 ही टॉपिक है। दो आपसे एसे राइटिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन प्रेसी का आएगा और एक लेटर का आएगा। ठीक है, तो 30 नंबर का ये क्वेश्चन होगा प्रेसी का, एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। आदर्श सार लेखन में मुख्य किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले उसमें पूर्णता होनी चाहिए, अर्थात जब आप एग्ज़ाम में बैठ करके लिखे गद्यांश का सार, तो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे तो उसको ऐसा बिल्कुल ना लगे कि कोई भाव जो है उसका छूट गया है गद्यांश का। ठीक है, उसको दोबारा से गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत महसूस ना हो। ठीक है, संक्षिप्तता होनी चाहिए, 1/3 शब्दों में आपको लिखना है। स्पष्टता होनी चाहिए, स्पष्टता मतलब कि आपके जो शब्द हैं वो क्लियर होने चाहिए, केंद्रीय भाव को स्पष्ट करते हुए होने चाहिए। शीर्षक आपका आकर्षक होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और केंद्रीय भाव को सत्यापित करता हुआ होना चाहिए। मौलिक रचना लगना चाहिए, यानी जो गद्यांश में दी गई बातें हैं उन्हीं के आधार पर आपको सार लिखना है, अपने हिसाब से नहीं लिखना है कुछ भी उसमें ऐड करके। ठीक है, केवल अपने भावों को उस गद्यांश के अनुसार अपने विचारों में लिखना है। ठीक है, लेकिन आपको अपनी तरफ से कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा जोड़ना नहीं है। यहाँ पे भाषा आपकी सरल होनी चाहिए, प्रवाहमयी होनी चाहिए, संयुक्त या मिश्रित वाक्यों का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले वाला यहाँ पे एक गद्यांश दिया है। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप कि वीडियो को पॉज कीजिए कुछ मिनट के लिए और इसको एक बारी खुद से इसकी रीडिंग कीजिए। ठीक है, हम साथ साथ करते हुए चल रहे हैं। सेकंड स्टेप पे आपको करना क्या है कि आपको जो जो आपने पढ़ा है उसको एक बारी जो इम्पोर्टेंट लाइन आपको लगे उसको हाईलाइट कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए। अगर कॉपी पेन है तो आप साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर जब हम इसका सोल्व करके आपको उत्तर बताएंगे तो आप उसके साथ में मैच करा सकते हैं। देखते हैं। लेखक का काम बहुत अंशों में मधुमक्खियों के काम से मिलता जुलता है। 1 मिनट, पेंसिल लेना है। अरे भैया कहाँ जा रहे हैं।
लेखक का काम जो है वो बहुत अंशों में मधुमक्खियों के काम से मिलता जुलता है। मधुमक्खियां मकरंद संग्रह करने के लिए कोसों के चक्कर लगाती है और अच्छे अच्छे फूलों पर बैठ करके उनका रस लेती हैं। तभी तो उनके मधु में संसार की सर्वश्रेष्ठ मधुरता रहती है। यदि आप अच्छे लेखक बनना चाहते हैं तो आपको भी यह वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। अच्छे अच्छे ग्रंथों का खूब अध्ययन कीजिए, उनकी बातों का मनन कीजिए और फिर आपकी रचनाओं में मधु का सा माधुर्य आने लगेगा। कोई अच्छी उक्ति, कोई अच्छा विचार भले ही दूसरों से ग्रहण किया गया हो, पर यथेष्ट मनन करके आप उसे अपनी रचना में स्थान देंगे तो वह आपका ही हो जाएगा। मनन पूर्वक लिखी हुई चीज के संबंध में जल्दी या किसी को यह कहने का साहस ही न होगा कि अमुक स्थान से ली गई है या उच्छिष्ट है। जो बात आप अच्छी तरह आत्मसात कर लेंगे तब वह आपकी ही हो जाएगी। तो सेकंड हो गया आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप क्या करना, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको सेकंड रीडिंग लेनी है और सेकंड रीडिंग के टाइम पे आपको चीज़ें अंडरलाइन करते हुए चलना है। जैसे लेखक का काम क्या है, मधुमक्खियों के काम से मिलता जुलता है। मधुमक्खियां क्या करती हैं, मकरंद, मकरंद मतलब शहद, मधु। तो मधुमक्खियां मकरंद संग्रह करने के लिए कोसों के चक्कर लगाती हैं, अच्छे अच्छे फूलों पर बैठकर उनका रस लेती हैं। तभी तो उनके मधु में संसार की सर्वश्रेष्ठ मधुरता रहती है। यानी और यदि आप अच्छे लेखक बनना चाहते हैं तो आपको भी यह वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। कहने का भाव क्या है कि जिस तरीके से मधुमक्खियां अच्छे अच्छे फूलों की तक यात्रा करती हैं, दूर दूर तक जाती हैं और उनका रस चूस करके मधु बनाती हैं, उसी तरीके से एक लेखक को भी अलग अलग मतलब जहां जहां से भी उसको अच्छे विचार मिले, ठीक है, और जहाँ पर भी मिले वहाँ से उन विचारों को ग्रहण करना चाहिए और उनको अपने जो लेखन है या चिंतन है उसमें उसको शामिल करना चाहिए। ये वृत्ति ये तरीका जो है वो अपनाना चाहिए उसको। अच्छे अच्छे ग्रंथों का खूब अध्ययन कीजिए, उनकी बातों का मनन कीजिए। यानी जो भी आपको अच्छे ग्रंथ मिले उनको क्या बोलते हैं, आप अध्ययन कीजिए, उनकी बातों का मनन कीजिए। फिर आपकी रचनाओं में मधु का सा माधुर्य आने लगेगा। मधु का सा माधुर्य मतलब शहद जैसी मधुरता आने लगेगी आपके विचारों में भी। जब आपने कहीं कहीं से अच्छे अच्छे जो ग्रंथ है उनका अध्ययन किया तो ग्रहण करने के बाद क्या करेंगे, आप उनकी अच्छी विचारों को अपनाएंगे, उनकी बातों को सोचेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में सोच विचार करने के बाद धीरे धीरे वो चीज़ें क्या होती हैं कि आपके अंदर आप उन चीज़ों को ग्रहण करने लग जाते हैं। जब कोई अच्छी उक्ति मिले, कोई अच्छा विचार मिले, भले ही वो दूसरों से ग्रहण किया हो, पर अगर आपने यथेष्ट मनन किया, उसको अपनी रचना में स्थान दिया तो वह आपका ही हो जाएगा। जैसे सत्य बोलना चाहिए, ये बात तो सबको पता है, लेकिन उसके ऊपर अमल करके पूरी तरीके से उस चीज़ों को सोच समझ करके तब आपने उसको उदाहरण सहित लिखा, अपने तरीके से लिखा, तो क्या हो जाएगा, वो आपका ही हो जाएगा। मनन पूर्वक लिखी हुई चीज़ के संबंध में जल्दी या किसी को यह कहने का साहस ही नहीं होगा कि वह चीज़ आपने कहीं से उधार ली है, या जो बात आप अच्छी तरह से जब अपने अंदर ग्रहण कर लेंगे, आत्मसात कर लेंगे, तो वह आपकी ही हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बात यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि किसके बारे में चल रही है बात, लेखक के बारे में चल रही है कि अच्छे तरीके से आप किस तरीके से लिख सकते हैं, अच्छे लेखक को कौन से गुण अपनाने चाहिए, ठीक है। तो आपका जो शीर्षक हो गया वो क्या हो गया, अच्छा लेखक या फिर अच्छे लेखक के गुण यहाँ पर और लिख दीजिए, तो आपका ये शीर्षक हो गया, ठीक है। चूंकि आपका शीर्षक छोटा होना चाहिए, ठीक है, आकर्षक होना चाहिए, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अच्छे लेखक जो होते हैं मधुमक्खियों की तरह क्या होते हैं, संग्राहक होते हैं, तभी तो उनके में संसार के श्रेष्ठ ग्रंथों का विचार मधु मिलते हैं। यानी तो उनकी जो रचनाएं होती हैं, ठीक है, उनकी रचनाओं में क्या होता है, संसार के श्रेष्ठ ग्रंथों का विचार मधु मिलता है। अच्छे लेखक बनने के लिए ये यहाँ पे देख लीजिए, श्रेष्ठ साहित्य या फिर जो ग्रंथ है, श्रेष्ठ जो ग्रंथ हैं, ग्रंथों का अध्ययन कर उत्तम विचारों का संग्रह कीजिए। ये यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, लेकिन आपको अपने एग्जाम में टाइपिंग एरर नहीं करना है, लिखना है बहुत अच्छे तरीके से, काट छाट नहीं करनी है, ठीक है। फिर भली प्रकार उन्हें अपने लेखन में अपना लीजिए और ऐसा करने से वे दूसरों के न रह करके आपके ही प्रतीत होंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये सार, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा है, आधुनिक युग में समाज और राष्ट्र के जीवन में समाचार पत्रों का बहुत ही विशिष्ट और ऊंचा स्थान है। समाचार पत्र मानो अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और शक्ति के मापदंड बन गए हैं। जिस देश में जितने अधिक समाचार पत्र होते हैं, वह देश उतना ही उन्नत और प्रभावशाली समझा जाता है।
बहुत से क्षेत्रों में जो काम समाचार पत्र कर जाते हैं वे बड़ी बड़ी सेनाएं और बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी नहीं कर पाते। समाचार पत्र एक ओर तो जनता का मत सरकार और संसद पर प्रकट करते हैं और दूसरी ओर देश में सुदृढ़ संपुष्ट लोकमत तैयार करते हैं। देश को सब प्रकार में जागृत और सजीव रखने में जितनी अधिक सहायता समाचार पत्रों में मिलती है उतनी शायद किसी और चीज़ में नहीं। इसीलिए आजकल समाचार पत्रों का बहुत महत्व है। फर्स्ट रीडिंग हो गई। सेकेंड रीडिंग में आपको जो चीज़ें समझ में आई वो अंडरलाइन करते हुए चलना है। यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दी है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, एक शब्द जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, वो है समाचार पत्र। क्या है? समाचार पत्र। तो समझ में आप लोगों को इतना आ गया होगा कि ये किसके बारे में बात चल रही है, ये समाचार पत्रों के बारे में चल रही है, ठीक है। होगी पहली रीडिंग। अब समाचार पत्र के बारे में क्या कहा गया है? पहली लाइन में है कि आधुनिक युग में समाज और राष्ट्र के जीवन में समाचार का ऊंचा स्थान है। पहली बात क्या है? ये देश की सभ्यता, संस्कृति और शक्ति के मापदंड बन गए हैं, ठीक है। तो सभ्यता, संस्कृति और शक्ति के मापदंड बन गए हैं। जितने अच्छे, जितने अधिक समाचार पत्र हैं, देश ही उतना ही उन्नत और प्रभावशाली समझा जाता है। यानी इनकी संख्याएं क्या बताती हैं? देश की उन्नति और प्रभावशालीता को बताती हैं। बहुत से क्षेत्रों में जो काम समाचार पत्र कर जाते हैं वे बड़ी बड़ी सेनाएं और बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी नहीं कर पाते। अर्थात कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जो काम समाचार पत्र कर पाते हैं वे बड़ी बड़ी सेनाएं और बड़े बड़े राजनीतिज्ञ को वहां पर मात दे देते हैं, यानी हरा देते हैं। वो काम वो भी नहीं कर पाते। समाचार पत्र करते क्या है? एक तो जनता का मत सरकार या संसद पर प्रकट करते हैं कि जनता क्या चाहती है, सरकार और संसद तक यह बात पहुंचाई जाती है। दूसरा, देश में एक सुदृढ़ और संपुष्ट लोकमत तैयार करते हैं, क्योंकि लेखन का भी एक कॉलम होता है ना, तो आप अखबार के जरिए, समाचार पत्रों के जरिए अपनी जो बातें हैं वो भी देश सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो एक लोकमत तैयार करते हैं। देश को सब प्रकार में जागृत और सजीव रखने में जितनी अधिक सहायता समाचार पत्रों में मिलती है, यानी देश को जागृत करते हैं, सजीव बनाए रखते हैं, ठीक है। ये समाचार पत्रों का महत्व है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हमने जो बनाया है वो क्या है। शीर्षक है हमारा समाचार पत्रों का महत्व, समझ आ गया होगा। अब सार लिखने की बात आती है। सार क्या होता है हमारा? 1/3 शब्दों में आपको कंप्लीट करना है। गद्यांश के केंद्रीय भाव को प्रकट करता हुआ होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी भाव छूट ना जाए, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो समाचार पत्र संस्कृति और शक्ति के परिचायक है। यहाँ पर एक शब्द और लिख लीजिए, सभ्यता। था ना वहाँ पे कि जो समाचार पत्र हैं वो क्या हैं? सभ्यता, संस्कृति और शक्ति के मापदंड बन गए हैं। कई क्षेत्रों में बड़ी बड़ी सेनाएं और राजनीतिज्ञों को भी वो मात कर देते हैं। इनकी श्रेष्ठता, यानी अगर अच्छे हैं, ज़्यादा हैं, तथा संख्या से क्या होता है? देश की उन्नति का पता चलता है। जनता का अभिमत सरकार तक पहुंचाते हैं। ये जनता क्या चाहती है ये बताते हैं ना सरकार को। दृढ़ लोकमत तैयार करते हैं, नहीं तैयार करने में, देश को जागृत रखने में इनका पूर्ण योगदान है। उम्मीद है आपको सार लेखन का ये तरीका समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के काम की। ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। ये आप स्वयं करें, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। गद्यांश है, परिश्रम और निरंतर अभ्यास से कठिन समझे जाने वाले कार्य भी सुगम हो जाया करते हैं। ज्ञान, भाव और कर्म से संबंधित सभी क्षेत्रों में इसका चमत्कार देखा जा सकता है। नियमित अभ्यास से वज्र मूर्ख को भी चतुर बना देता है। प्यार की अधिकता और निस्वार्थता भयंकर से भयंकर और दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी अपना बना लेते हैं। पापी से पापी भी ईश्वर की कृपा का भागीदार बन जाता है। बट्टे की रगड़ से पत्थर की सील भी चिकनी हो जाती है। एक रीडिंग मैंने आप लोगों को करा दी है, उसमें इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को पॉज करके सेकंड रीडिंग खुद से करनी है, अंडरलाइन करना है। जो भाव समझ में आए, जो शीर्षक समझ में आए वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। नहीं समझ में आए तो आप टेलीग्राम चैनल रिद्धि साई क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पर जा करके आप उसे डाउनलोड करके, ठीक है, वहाँ पर एक PDF मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दूँगी, वो आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जाते जाते रिद्धि साई क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करके जाएं,
कोई डाउट है, क्वेरी है या कुछ समझ आ रहा है, अपनी तरफ से कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप लोगों के लिए, आप वहाँ पर कमेंट कीजिए, ठीक है। और लोगों को शेयर कीजिए वीडियो, जिन तक पहुँचनी चाहिए उन तक पहुँचाइए, अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को, जिसको भी आप पहुंचाना चाहें, सोशल मीडिया पे डालना चाहें, अगर अच्छी लगती है, ज़्यादा ही अच्छी लगी है तो वहाँ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रचार करें, ठीक है। और मेरे 500 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसको पूर्ण करने में अपना सहयोग दें। मिलती हूँ अगली क्लास में, ठीक है। और एक नई सूचना आप लोगों के लिए और भी है, और वो ये है लेटर राइटिंग का क्लास हमने शुरू कर दिया है, ठीक है। उसकी 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं और लेटर राइटिंग भी सीखना चाहते हैं, पत्र लेखन या एप्लीकेशन, इसकी पूरे जो जितने भी टाइप होते हैं वो भी आप लोगों को कराए जाएंगे, तो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।